सो लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने पास्ट में अभी भी स्टक हैं या नहीं? आप ये अपने आप से पूछो कि क्या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आज पे बेस्ड है, इस प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से ले रहे हो, या कुछ उसकी तार पीछे से जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या का जो पास्ट था, लेट्स थिंक अबाउट इट। सलमान खान, ठीक है, अग्रेसिव, वायलेंट, मैस्कुलिन। ऑपोजिट विवेक ओबरॉय, ठीक है, वो बिल्कुल सॉफ्ट साइड पे है। सुंदर महिला होती है तो उसको इजीली जॉब मिल जाती है, किसी रूम में घुसती है तो उसको इंस्टेंटली या तो एक एरोगेंट बता दिया जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, इसको हम साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। जनरली जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं उनको कई प्रिविलेजेस मिलते हैं और कई चीजों के लिए उन्हें पनिश भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ईयर्स अगो आई वॉज डिप्रेस्ड एंड आई वॉज ब्रोक एट द टाइम, ठीक है। सो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं थेरेपी अफोर्ड कर लूं। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। चीटिंग, मुझे ऐसा लगता है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट वे ऑफ ट्रीटिंग समवन। देखो, चीटिंग कभी भी कोई करता है ना, हमारी सेल्फ वर्थ उससे डाउन इसलिए होती है बिकॉज अगर किसी ने हमारे पे चीट किया, हमारे दिमाग में ये आता है तो मेरे में क्या कमी है, मतलब मैं क्या गलत कर रही थी, तो हम रिजेक्टेड फील करते हैं, तो हमारी सेल्फ वर्थ डाउन होती है। डू यू थिंक किड्स सेव लॉट ऑफ मैरिजेस? आई डोंट थिंक सो। जो आपकी मैरिज है उसको किड्स सेव नहीं कर सकते। वो तो एक, जैसे पहले बोल देते थे ना कि बच्चे हो जाएंगे तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिकॉज लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ही एडिक्टिव होता है। आपने टर्म सुनी होगी, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एक चीज जो मेन को समझना चाहिए विमेन के बारे में और विमेन को समझना चाहिए मेन के बारे में। लड़कियां चाहती हैं कि आप उन्हें सुनो, उन्हें समझो। लड़कों को ना, जब हम बात कर रहे होते हैं, उन्हें एक पॉइंट के बाद हमारी बातें बैकग्राउंड नॉइज लगती है। क्या ये जो कंसेप्ट चलता है हमारे इंडिया में कि भाई बुढ़ापे में 2 बच्चे तो होने चाहिए? आई वुड से 4 इफ यू कैन। प्लीज स्टॉप, गेट मैरिड फर्स्ट। ऑब्वियसली। हाय सुरभि, वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ शिवी जे। कैसे हो आप? आई एम गुड, यू टेल मी, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? गोइंग ग्रेट, गोइंग ग्रेट। क्या हम अपने पास्ट के प्रोडक्ट हैं और कैन वी मूव बियॉन्ड दैट एज वेल? वी कैन मूव बियॉन्ड दैट, बट इट टोटली डिपेंड्स। देखो, पास्ट का प्रोडक्ट होने का मतलब है जो भी आज आप डिसीजंस ले रहे हो वो आपके पास्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आपके फादर बचपन में बहुत टॉक्सिक थे, एक लड़की के फादर बचपन में बहुत टॉक्सिक थे, अब वो जो पार्टनर चूज करती है वो भी टॉक्सिक चूज करती है, दैट मीन्स शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हर पास्ट। जो देखा वो कर दिया। बट अगर वो ये सोच के हर किसी को देखती है कि मेरे को मेरे पापा के बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए, देन ऑल्सो शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हर पास्ट, बिकॉज अभी भी वो अपने पास्ट से टाइड है, ठीक है। सो पास्ट से दूर होने का मतलब है कि आप कॉन्शियसली डिसीजंस लो जो आपके पास्ट के फियर्स पे बेस ना हो। कुछ विमेन हैं जिन वो ना ब्रोक गाइज अट्रैक्ट करते हैं। रिपीटेटिव एक पैटर्न होता है कि किस तरीके के लड़के आ रहे हैं उनके लाइफ में, या तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर मैन को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इज इट बिकॉज जो आपने कहा फादर से रिलेटेड होता है? ये भी कई चीज़ें फादर से रिलेटेड है, कई बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड है। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कई लड़कियां होती हैं वो इमोशनली इमेच्योर गाइज को अट्रैक्ट करती हैं। सो ये वो लड़कियां होती हैं जो बचपन में पेरेंटिफाइड चाइल्ड होती हैं। इनको आदत होती है मम्मी पापा का ध्यान रखने की, कि उनकी लड़ाई हो रही है तो मुझे सॉल्व करनी है। तो इनका पैटर्न बन जाता है कि आई हैव टू अर्न लव, मुझे हार्ड वर्क करना है प्यार के लिए। तो ये हार्ड वर्क इन्हें कहाँ करने को मिलता है? इमोशनली इमेच्योर गाइज के साथ। अच्छा। अगर जो लड़की जिनको बचपन में फादर का प्यार नहीं मिला, कई बार वो ओल्डर मेन को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो पापा गाइडेंस देते सबकॉन्शियसली वो किसी और से सीख कर रही हैं। अच्छा। कई लड़कियां होती हैं जो ऐसे गाइस को अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ही मैस्कुलिन, हाइपर मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग, जिम वाले लड़के। सो उन लड़कियों का ये होता है कि वो अपनी बहुत ज्यादा फेमिनिनिटी में नहीं है, वो खुद मैस्कुलिन है। जब हम खुद मैस्कुलिन होते हैं तो हम अपने से भी ऊपर मैस्कुलिन गाय चूज करते हैं जो हाइपर मैस्कुलिन हो। सो ये चीजें होती हैं। एक फीमेल का मैस्कुलिन होना, फेमिनिन होना, ये कैसे डिफाइन होता है? फेमिनिन और मैस्कुलिन होने में डिफरेंस ये है, फेमिनिन जो है इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है। फेमिनिन होने का मतलब है आप एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हो अभी,
और मैस्कुलिन होने का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉफी पी रहे हैं, कॉफी भी हम 2 तरीके से पी सकते हैं, फेमिनिन वे से, मैस्कुलिन वे से. Okay. फेमिनिन वे से कॉफी पीने का मतलब है यू आर सिपिंग योर कॉफी, यू आर एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट. ये है फेमिनिन वे, एक्सपीरियंस करना आराम से. मैस्कुलिन वे क्या है? एक शॉट लिया कॉफी का, चलो लेट्स गो, वो बूस्ट फील करना, कैफीन बूस्ट. ठीक है, सो इसको हम हर एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप कोई चीज एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट, दैट मीन्स यू आर इन योर फेमिनिन. अगर आप किसी चीज को बस प्रोडक्टिविटी के लिए या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कर रहे हो, दैट्स मैस्कुलिन. अब होता क्या है, जब लड़कियां हमेशा मैस्कुलिन मोड में रहती है, मतलब हमेशा दे आर चेजिंग समथिंग, मुझे ये करना है, मुझे रिजल्ट, मुझे आउटकम, तो लड़कियों का सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि वो बर्न आउट जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू मेन. ठीक है, अगर हम इसको बायोलॉजिकली भी देखें, जो लड़की आजकल इतना पीसीओडी, पीसीओएस क्यों बढ़ रहा है? हाँ. क्योंकि लड़कियां जो है वो बर्न आउट हो रही हैं. ठीक है, वो लड़कों की तरह काम कर रही हैं. ऐसा नहीं है लड़कियां लड़कों की तरह काम नहीं कर सकती, कर सकती हैं, उनसे ज्यादा भी कर सकती हैं, बट इज इट रिक्वायर्ड? ये हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए. और अगर वो काम कर भी रही है, लाइक आई वर्क, ठीक है, मैं तो सबको बोलती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, वर्क फॉर योरसेल्फ, बट द प्रॉब्लम इज उसको बैलेंस आउट करो. लाइक आई हैव माई हॉबीज, मुझे पता है मेरे को दिन में बहुत ज्यादा काम करना है, और उस टाइम पे मैं मैस्कुलिन मोड में होती हूँ. व्हेन आई एम कोचिंग माई क्लाइंट्स, व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क, व्हेन आई एम स्क्रिप्टिंग, या फिर मैं वीडियोज बना रही हूँ, उस टाइम पे मैस्कुलिन मोड है. बट व्हेन आई एम डूइंग माई हॉबी, उस टाइम पे फेमिनिन मोड है, आई एम जस्ट एंजॉइंग इट. सो मैं हर लड़की को बोलती हूँ मैस्कुलिन और फेमिनिन को आप ऐसे बैलेंस करो. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मैस्कुलिन टास्क नहीं करने, करो, बट उसको बैलेंस आउट कर दो. सो सुरभि, कमिंग टू अ सेगमेंट जहाँ पे हम बॉलीवुड लव या रियल लव को फिल्मी तरीके से थोड़ा समझना चाहेंगे. आपका टेक क्या है? लेट्स डू इट. फिल्मों में जो प्यार दिखता है, क्या लगता है आपको कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? 100% करता है, रेयर है, बट 100% एग्जिस्ट करता है. आई से दिस बिकॉज आई लव लाइक दैट. नाइस. एसआर के जैसा लव रियलिस्टिक है या सिर्फ एक्सपेक्टेशन खराब कर रहा है लोगों की? मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि वो उतना प्यार कर नहीं सकते, तो आप एक्सपेक्ट भी मत करो, आई वुड से. बट अगर आप कर सकते हो शाहरुख खान वाला, देन यू कैन एक्सपेक्ट. ग्रैंड जेस्चर्स वर्सेस डेली एफर्ट्स, रियल लव कौन सा है? डेली एफर्ट्स फॉर श्योर. हर दिन अगर कोई हमारे लिए छोटी छोटी चीजें कर रहा है, वो मेरे को लगेगा कि ज्यादा प्यार है. अब साल में एक बार कुछ ग्रैंड कर देना, नो. लव जो रोमांटिक लगती है फिल्मों में, लाइक आई सेड कबीर सिंह और एनिमल, तो ये ज़्यादा फैंसी फिल्मों में लगता है या रियल लाइफ में भी होता है? रियल लाइफ में हम इसको टॉक्सिक लव बोलेंगे. जब भी कोई लड़का इतना पोजेसिव होगा, एग्रेसिव होगा, तो हम उसको एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे. हम लड़कियां क्रेव करती हैं डेफिनेटली इंटेंसिटी और रिलेशनशिप में, बट हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है. सो हर दिन अगर इतने हाईज एंड लोज हैं, थिंक अबाउट इट, आप अपने काम पे कब फोकस करोगे? कब अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे? कि रिलेशनशिप में कभी फाइट चल रही है, देन यू आर हैप्पी, देन फिर फाइट, देन यू व्हाट्स गोइंग ऑन. अगर कोई ये बोले कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इट्स क्यूट या कंसर्निंग? डिफिकल्ट वन. ये मूवीज में क्यूट लगता है, बट रियल लाइफ में आई वोंट से कि कई लोग ना फिल्मी होके ये चीजें बोल देते हैं, और कई लोग थोड़ा सा कंट्रोल पाने के लिए कई बार ये चीजें बोल देते हैं. तो आई वुड से दिस इज रॉन्ग, नॉट हेल्दी. या आई एग्री विद यू. आई थिंक कंट्रोल बिट इज गुड. कि आपने जो बोला ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, नाउ it's sort of do control. as I say because I can't live without you. हाँ, कंट्रोल इस तरीके का साउंड कर रहा है. करेक्ट. सो लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने पास्ट में अभी भी स्टक हैं या नहीं? आप ये अपने आप से पूछो कि क्या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आज पे बेस्ड है, इस प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से ले रहे हो, या कुछ उसकी तार पीछे से जुड़ी हुई है. अगर आप ये सोच रहे हो पास्ट में मुझे किसी ने चीट किया था, तो अब मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो पूरे दिन मेरे से बात करे, ठीक है, दैट मीन्स यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पास्ट. आपने अगर आप लोग पता क्या करते हैं, या तो वो अपने पास्ट को रिपीट करते हैं या वो उसका पोलर ऑपोजिट कर देते हैं. दोनों ही चीजें गलत होती है. ठीक है, okay. आपको दोनों नहीं करनी. अगर पहले किसी लड़के ने चीट किया, वो लड़का चाहिए जो पूरे दिन बात करे, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज एंग्शियस, जो आपसे क्लिंगी हो, चिपका रहे, विच इज नॉट गुड, क्योंकि उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, राइट? उसके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है.
सो आप ये पूछो कि प्रेजेंट मोमेंट में कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है। क्या आपको एक एग्जाम्पल, एक कोई सेलिब्रिटी का कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है जब आपने ये कहा? क्योंकि आई थिंक हमारे ऑडियंस को एक एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सेलिब्रिटी एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट मैं ऐश्वर्या का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या हुआ, बट जो भी मीडिया में है उसके हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि ऐश्वर्या का जो पास था, लेट्स थिंक अबाउट इट, सलमान खान, ठीक है, अग्रेसिव, वायलेंट, मैस्कुलिन, ऑपोजिट विवेक ओबरॉय, ठीक है, वो बिल्कुल सॉफ्ट साइड पे है। तो हम बहुत लड़कियां ये चीज करती हैं कि जो एकदम से अग्रेसिव मेल हमें अट्रैक्ट ये कर रहा है, बट क्योंकि इसके साथ हमें सही एक्सपीरियंस नहीं मिला तो यू गो डिफरेंट वे, एकदम उसका ऑपोजिट ढूंढती है। बट हमें बैलेंस में ढूंढना है। एंड शी मैरिड अभिषेक बच्चन, सो हाउ वो कैसे अलाइन हो रहा है? अभिषेक बच्चन का जो मीडिया में है ना पोर्ट्रेयल, आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअल में कैसा है, सो आई कांट से मच अबाउट हिम। उसकी पर्सनालिटी मेरे को उतनी दिखी नहीं है, सो कांट कमेंट ऑन दैट। मेक सेंस। इन सब चीजों में सबसे बिगेस्ट इंटरनल स्ट्रगल क्या फेस करते हैं हम? मैंने जो देखा है अपने क्लाइंट्स में, सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि हम अपने पैटर्न्स को तोड़े कैसे, अपने आप को चेंज कैसे करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम सबको पता है फैट लॉस कैसे होगा, सबको पता है हेल्दी खाना है, वर्कआउट करना है, टाइम पे सोना है, बट क्या लोगों का फैट लॉस हो रहा है? उन्हें ये पता है, बट क्या उनका फैट लॉस हो रहा है? द आंसर इज नो। मेजॉरिटी का नहीं हो रहा, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, शॉर्टकट कोई मिल जाए, ये पता है बट कुछ और पता चल जाए, ठीक है। सो ऐसे ही लोग चेंज होना चाहते हैं, बट चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी पेनफुल, बिकॉज जो चीज आप कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हो सालों से, उसको ब्रेक करके कोई और नई चीज करना, जबकि हमें पता है ये करनी चाहिए, बट लोग करते नहीं है। सो वापस से अपने माइंड को रीवायर करना माइंड को आसान नहीं है। आपके पेरेंट्स से जो आपने सीखा, अपने एक्सपीरियंसेस जो लिए, इट्स नॉट ईजी कि एक दिन में आप उसको चेंज करो। सो इट टेक्स टाइम, बट वो वर्थ इट है। हाँ, सो रीवायर करना आज के टाइम पे देयर आर ऑप्शंस, देयर आर आज हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, राइट, मेडिटेशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे कुछ चलो चीज़ें हैं जो आप मेडिटेशन घर पे कर सकते हो, बट जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए, थेरेपी हो गया, वो एक मुझे लगता है आज के टाइम पे कॉस्ट, उसका एक सर्टेन कॉस्ट है उसको अफोर्ड करना भी। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर ये इशू है और हम खुद से उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? Start reading books. I'll tell you, when few years ago I was depressed. I was depressed and I was broke at that time. ठीक है, so मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं थेरेपी अफोर्ड कर लूँ. I'll give you my example. So I started reading books and that's how I healed myself. क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम इतने पैसे इसमें लगाएं, इससे तो ये कर ले। सो आई थिंक बहुत सारी इंडियन ऑडियंस ये सोचती है कि थेरेपी में जाने से अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं कुछ और कर लूँ। अगर आप पैसे लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट रीडिंग अबाउट ट्रॉमा, स्टार्ट रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी, कैसे ट्रॉमा जनरेशंस में ट्रांसफर होता है, कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील कर सकते हो, कैसे ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, बिकॉज आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज ब्रोक, आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड थेरेपी एट दैट टाइम। सो अभी मैंने बुक्स पढ़ी, अपने आप को समझा, कोर्सेज लिए, धीरे धीरे सब कुछ करा, नाउ आई एम हेयर, आई कैन हेल्प पीपल। बट उस पॉइंट पे मैंने खुद अपने आप को हेल्प किया था। कुछ बुक्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फॉर स्टार्टर्स, जो लोग अपने ट्रॉमा को समझे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें? Master Your Thinking, you can read that one. You can read Body Keeps the Score. Okay. You can read Women Who Run with the Wolves by Clarissa Pinkola Estes. You can read, especially for women, Heroine's Journey. Okay. So ये सारी बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपको समझ आएगा आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपको साइकोलॉजी समझ आएगी, आप लाइफ को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दोगे। जैसे हम सब पता है क्या करते हैं, हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं हम लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हमें अपनी पोजिशनिंग पता चल जाती है कि अच्छा मैं इस स्टोरी में यहाँ पे हूँ, जो हीरोइन है या हीरो है वो अभी यहाँ पे पहुंचा है और उसको यहाँ पे जाना है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आप यहाँ पे एबिस में ही नहीं रहोगे हमेशा, आप इससे बाहर भी निकलोगे, तो समझ आ जाता है कि अच्छा दिस इज जस्ट अ फेज। वो एक्चुअल में दिखता कैसा है? यू टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, जब आपकी लो सेल्फ वर्थ होती है।
क्या होता है जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, मैं हमेशा ये अपनी कोचिंग में एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज डेटिंग, जब मैं ब्रोक थी, अच्छे से अपने आप को ट्रीट नहीं करती थी, अगर कोई मुझे कॉफ़ी भी पिला देता था, मुझे ऐसा लगता था वाह कॉफ़ी, यू नो ही ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी फॉर मी। Wow. अभी व्हेन आई गो आउट आई कैन ऑर्डर 3-4 डिशेस फॉर माई सेल्फ। जब मैं अकेले हूँ, मुझे मस्ती करनी है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो अगर अब मुझे कोई सिर्फ कॉफी पे ले जाए, कॉफी डेट पे ले जाए, तो मुझे लगेगा कि यार मैं इतना रेडी हुई हूँ बस कॉफी पीने के लिए। हाँ. वो ये क्या है? क्योंकि अब मैं अपने आप को अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ, तो मैं वो बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी। हाँ. ठीक है, बट अगर हम अपने आप को गंदे से रखते हैं, हमारी कोई हॉबीज नहीं है, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें कुछ भी मिल रहा होता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है हम डिजर्व क्या करते हैं। सो अगर आप चाहते हो लोग आपके साथ रिस्पेक्टफुली रहे, ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट एंड लव। somebody for example अपने आप को, जैसे there's a woman अपना ध्यान भी रखती है, पर कई बार ऐसा भी होता है अपना ध्यान रखती है, बहुत ही headstrong women भी होती हैं and they end up marrying और dating men जिनको जिनको उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। For example, beautiful women are also cheated on. या एब्सोल्युटली। तो वहाँ तो जो महिला है उसकी तो सेल्फ वर्थ की या धज्जियां उड़ जाती है। आई फील, आई मीन विमेन लाइक शकीरा हैव बीन चीटेड ऑन। सो कहने का मतलब ये है कि ये सेल्फ वर्थ अपना पता होना, उसके बाद भी somebody will treat you like the way they treat you, because cheating मुझे ऐसा लगता है it's one of the worst way of treating someone. या ये क्यों होता है? देखो, चीटिंग कभी भी कोई करता है ना, हमारी सेल्फ वर्थ उससे डाउन इसलिए होती है बिकॉज अगर किसी ने हमारे पे चीट किया, हमारे दिमाग में ये आता है तो मेरे में क्या कमी है, मतलब मैं क्या गलत कर रही थी, तो हम रिजेक्टेड फील करते हैं, तो हमारी सेल्फ वर्थ डाउन होती है। बट हमें एक चीज समझनी चाहिए कि चीटिंग हमारे बारे में नहीं, जो पर्सन चीट कर रहा है उसके बारे में बताती है। क्योंकि पर्सन कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा कि रिलेशनशिप में ये इशू है, मुझे ये चाहिए, या मुझे नहीं रह रहा रिलेशनशिप में, ये उसके बारे में बता रहा है, हमारे बारे में नहीं बता रहा। अगर आपके पार्टनर को कोई इशू है तो वो आके बताए ना। होता क्या है, जो चीटर्स होते हैं एक्चुअल में उन्हें एक फीलिंग चाहिए होती है। इट्स नॉट अबाउट द एक्ट इटसेल्फ, इट्स अबाउट द फीलिंग। मे बी जो लड़का लेट्स से लड़का चीट कर रहा है तो वो मे बी वैलिडेशन सीख कर रहा है, मे बी वो कंट्रोल सीख कर रहा है, कुछ वो सीख कर रहा है जो शायद उसको रिलेशनशिप में नहीं मिला। ठीक है, बट वो बोलने के बजाय, क्योंकि वो कन्फ्रंट नहीं कर सकता, वो चीट कर रहा है, इजी वे आउट ढूंढ रहा है, विच इज रॉन्ग। सो ये हमारे बारे में नहीं है, ये चीटर के बारे में है। सो नाउ एक दिस और दैट सेगमेंट करते हैं हम। लेट्स गो। बिग फैट वेडिंग या सिंपल कोर्ट मैरिज? सिंपल, मंदिर वाली शादी एक्चुअली, नॉट कोर्ट मैरिज। यस, आई लव इट। जैसे वो एक उसकी है ना, रानी मुखर्जी की एक मूवी थी विवेक ओबरॉय के साथ, साथिया। उसमें दे आर डूइंग दिस मंदिर वाली शादी। आई लव इट। वाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड फॉर एनी वुमेन टू से दैट एज ऑन टुडे। आई थिंक आप बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, तभी आप बोल पा रहे हैं। हाँ, मुझे तो डर लगता है बैड आई एम सेइंग बिग फैट वेडिंग से, क्योंकि दिस सो मच प्रेशर, इतना तैयारी, और I don't need all of that. But I'm sure you'll end up having a big fat wedding. I doubt that, but let's see. Joint family versus nuclear family? This is gonna get me in trouble, but nuclear family. Okay. Romantic partner versus practical partner? Romantic partner, for sure. Same city versus long distance after marriage? Long distance after marriage? No, same city, Okay. Same house, same room. Privacy versus sharing everything? Little bit of both. थोड़ी सी privacy होनी चाहिए, बाकी you can share. हाँ. Spending time together versus personal space? 80% time together, 20% personal space. Saving money versus enjoying life? Enjoying life. Great. I mean, that's for me. My partner can save money. डेली लाइफ फन? सॉरी सबसे पहले किसको बोलना चाहिए, जो गलत है या ज्यादा मैच्योर है? दोनों को लगता है वो सही है। So, जिसको बोलना है, जिसको मैच्योर बनना है, वो बोल सकता है। पासवर्ड शेयर करना ट्रस्ट या इन्वेजन? I can share my password, but you don't need to, log in and look everything. I can share it. पार्टनर का फोन चेक करना नॉर्मल है या टॉक्सिक है?
नॉर्मल है. Okay. Silent treatment versus over communication. ओवर कम्युनिकेशन. आर्ग्यूमेंट्स जब होते हैं तो सॉल्व इमीडिएटली या थोड़ा टाइम देके? ये सारे ना मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है. सो दिस वन आई वुड से इमीडिएटली, बिकॉज जितना बढ़ता है, आई नो लड़कों को टाइम लगता है, दे वांट टू प्रोसेस देयर इमोशंस, बट बीइंग अ गर्ल आई आल्सो वांट कि जितनी जल्दी आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो पाए उसको हम सॉल्व कर दें. Yeah, Straight. I also agree with that. आई थिंक दैट्स अ वेरी गर्ली थिंग टू से. Yeah. I mean, why drag? हाँ, या उससे डिस्टेंस बढ़ता ही है. Makes sense. या बट लड़के बोलेंगे प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, एंड आई गेट इट, दे आर वायर्ड दैट वे. हाँ. अंडरस्टैंडेबल. Ex से contact allowed या no chance? नो चांस. Flirting after marriage harmless या disrespectful? डिसरिस्पेक्टफुल. आपने अपने कुछ वीडियोस में बात की है जहाँ पे अगर एक सुंदर महिला होती है तो उसको इजीली जॉब मिल जाती है, और लेट्स से जब वो एक किसी रूम में घुसती है तो उसको इंस्टेंटली या तो एक एरोगेंट बता दिया जाता है. ये क्या कॉन्सेप्ट है? जनरली जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं उनको कई प्रिविलेजेस मिलते हैं और कई चीज़ों के लिए उन्हें पनिश भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, इसको हम साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं. Okay. तो अनकॉन्शियसली लोग उसके साथ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को एसोसिएट करते हैं. ये सुंदर है तो मे बी स्मार्ट होगी, ये सुंदर है तो मे बी काइंड होगी, ये सुंदर है तो इससे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, व्हाटएवर, कि ये काम में भी अच्छी होगी, कॉम्पिटेंट होगी. कई बार हम सुंदर लोगों को वो चांस पास दे देते हैं, फ्री पास, ठीक है. तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट, कि कोई सुंदर है उसके साथ हम पॉजिटिव चीजें एसोसिएट कर रहे हैं. अब क्या होता है, जो लोग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होते हैं, एक्सट्रीमली प्रिटी होते हैं, उनको कई बार इस चीज के लिए पनिश भी किया जाता है. जैसे लड़कियां कई बार उनसे दोस्ती नहीं करेंगी, उनके बारे में रूमर्स फैलाएंगी, जेलस होंगी, या कई बार लड़के उनसे इंटिमिडेट होंगे तो कई बार उन्हें अप्रोच ही नहीं करते हैं. सो कई चीजों के लिए उन्हें पनिश किया जाता है. कई बार लड़कियों को बोल दिया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल दे मस्ट बी डम, कि उनके ब्रेन्स नहीं होंगे, तो बस ये प्रिटी है. तो कई चीजों के लिए कई बेनिफिट्स हैं, कई चीजों के लिए पनिश किया जाता है. So for all the beautiful women out there, what's that message? क्योंकि मुझे लगता है people face this issue, yeah, and I think everyone feels pretty in their own way, the way they dress up, the way they carry themselves, वो सब तो बात की बात है. But what is that one message you'd like to give to those beautiful women out there? I would say more than looks, become a multifaceted woman. Multifaceted meaning have your hobbies, enjoy your life, love yourself, go out on solo dates, फिट रहो, अच्छा खाओ, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, बुक्स रीड करो, सो दैट कोई आपसे बात करे तो उसको लगे वाओ शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, शी नोज हाउ टू स्पीक, शी हैज हर ओन आइडियाज, क्रिटिकली थिंक कर लेती है. और वो चीज़ बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है कि आप इतने मल्टी फैसेटेड हो. क्योंकि फेस और ब्यूटी तो गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है. अगर हम कुछ अपना उसमें ऐड कर दे, इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, इट बिकम्स मोर पोटेंट. सो ब्यूटी एक गॉड गिफ्ट है, अगर हम इसको किसी चीज के साथ कंबाइन कर दे तो वो ज्यादा पोटेंट बन जाता है. एज अ पर्सन यू बिकम मोर वैल्यूएबल. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए यू डू द थिंग्स दैट यू टोल्ड योरसेल्फ टू डू. अपने से किए गए प्रोमिसेस रखो. 5 बजे मैं जिम जाऊंगी तो 5 बजे जाओ. आज से मैं जंक नहीं खाऊंगी तो मत खाओ. क्योंकि जब हम अपने आप से किए गए प्रोमिसेस तोड़ते रहते हैं तो हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है. हमें अंदर से पता होता है कि मैं बोल रही हूँ जंक नहीं खाऊंगी, बट मम्मी ने कुछ बना दिया तो खा लूंगी. तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने ऊपर. सो जो भी आप अपने लिए सेट कर रहे हो, टाइम लाइन, डेडलाइन, उसको फॉलो करो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑलराइट, अपने आप को एक टाइमलाइन दिया आपने कि चलो मुझे इस टाइम पे जाना है. फ्यू मोर वेज, कैसे, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? कॉन्फिडेंट बनने के लिए पहला प्रोमिसेस रखने हैं, दूसरा अपने आप को इम्प्रूव करना है, तीसरा हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है. एग्जाम्पल्स, अगर मैं किसी स्पीच को देने गई हूँ, ठीक है, स्टेज पे मैं कैसे कॉन्फिडेंट फील करूंगी? अगर मैं रैंडमली, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, आई फील अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. बट अगर मैं प्रिपेयर करके जाऊं कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने इस पे 10 बुक्स पढ़ी हुई है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आई विल बी सुपर कॉन्फिडेंट. सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ. आप अपने ऊपर होलिस्टिकली काम करो.
कॉन्फिडेंट बनने के लिए। लेट्स से मैं अपनी लुक्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपना फेस चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अपनी फिटनेस पे तो काम कर सकती हूँ, है ना, मैं अपना स्टाइल इंप्रूव कर सकती हूँ। सो जो चीजें हमारे हाथ में हैं उनको चेंज कर लेते हैं, सो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके कहने का मतलब नॉलेज इज पावर। हाँ नॉलेज हाँ कॉन्फिडेंस देगा, और दूसरा अपने से किए हुए वादे उस पे अटल रहो। हाँ, मेरे हिसाब से मैं हर चीज़ को ना इस चीज़ से जोड़ती हूँ। मुझे ये पता है कि हम दुनिया में आए हैं, ठीक है? वी नीड टू बिकम आवर बेस्ट वर्जन, ठीक है? हमें फालतू के कार्मिक रिलेशनशिप्स में, बॉन्डेजेस में नहीं फँसना। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है और धीरे-धीरे ये जो भी टाइज़ हैं, इनसे अपने आप को रिलीज़ करके वी नीड टू लिबरेट आवरसेल्फ, ठीक है? ये स्पिरिचुअल हाईएस्ट गोल है। अब मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जब रखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा मैं इस तरफ कैसे पहुंचूंगी, कैसे मैं बेस्ट बनूंगी, और क्या मैं ये बॉन्डेज की तरफ जा रही हूँ या मैं फ्रीडम की तरफ जा रही हूँ। सो इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप बॉन्डेड फील करते हो उस रिलेशनशिप में, या आपको लगता है मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, बट फिर भी एक सेंस ऑफ फ्रीडम है इस इंसान के साथ कि मैं लाइफ में बढ़ रही हूँ आगे, मैं पीछे नहीं खिंची हुई। उसी हिसाब से अपने पार्टनर को भी चूज करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। यस, आई एग्री। जैसे ज्यादातर लोग जो होते हैं, आई वुड से 90% लोग वो डर में शादी करते हैं कि ठीक है टाइम हो गया, बायोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल क्लॉक, मम्मी पापा बोल रहे हैं। बट जब भी इस तरीके से शादी की जाती है, वो कार्मिक रिलेशनशिप फॉर्म करती है। कार्मिक मीनिंग आपने किसी वजह से, किसी फियर से शादी कर ली, या आपको कोई थोड़ी सी केमिस्ट्री फील हुई, आपने शादी कर ली। बट आपको फील होना चाहिए कि उस पर्सन के साथ मैं अपना बेस्ट बन सकती हूँ, मैं धीरे धीरे इवॉल्व हो सकती हूँ हर लेवल पे, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से। सो दैट्स व्हाई आई से कि आपको कॉन्शियसली शादी करनी है, भले ही आप अरेंज मैरिज करो, भले ही आप लव मैरिज करो, डजेंट मैटर, अगर आप उसको कॉन्शियसली कर रहे हो। एक रिलेशनशिप में भी लोगों के डिफरेंट लाइफ्स तो होते ही हैं, क्योंकि सबका करियर, दो लोगों के करियर अलग अलग होते हैं, एंड उसमें वो कपल एक दूसरे को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं बिना एक दूसरे के सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को हार्म किए हुए। सेम प्रोफेशन में होना जरूरी नहीं है अगर आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करना चाहते हो। अगर लेट्स से आप लो फील कर रहे हो, ठीक है, आपका पार्टनर आपको बोल दे आई स्टिल बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, यू विल बाउंस बैक लाइक दैट। हमारे लिए बस इतना सा काफी होता है, इतनी मोटिवेशन भी काफी होती है। जैसे कई लोग होते हैं, आई हैव सीन दिस इन थेरेपी अ लॉट, मेरे पास लोग आते हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं है जो उनको ये बोल दे दैट आई बिलीव इन यू। मैंने कितने लोगों को अपने सामने देखा है, जब मैं एक्चुअल में उन्हें उनकी पोटेंशियल रियलाइज कराती हूँ, दे स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज इतनी सी मोटिवेशन चाहिए होती है हम लोगों को। सो इतनी सी भी अगर हमें मोटिवेशन मिल जाए जब हम बहुत डाउन है, हम उसमें खुश हो जाते हैं, वी फील हैप्पी। सो मैं यही लोगों को बोलती हूँ कि अपने पार्टनर को मोटिवेट करो, उन्हें एक्चुअल में शीशा दिखाओ। हम सबकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो अभी तक हमने एक्चुअलाइज नहीं की है। हाँ। ठीक है, आप यहाँ हो, आप बहुत ऊपर जा सकते हो, मेरे में पोटेंशियल है, मैं ऊपर जा सकती हूँ। अगर हम एक दूसरे को शीशा दिखाएं कि दिस इज हु यू आर इन रियलिटी, और आपको यहाँ पहुंचना है, तो आपको ये दिखेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये एक्चुअल में मुझे दिखा रही है। हम सबको अंदर से पता होता है कि पोटेंशियल है, बट कोई बाहर से हमें दिखाता है ना, तो हमें एक्चुअल में और बिलीव होता है। सो ये करना चाहिए हमें अपने पार्टनर के साथ। इंडिया में जो पैटर्न्स होते हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू देखते हैं, वो हैप्पी होते हैं अपने स्पाउस को कि हाँ नहीं चलो अब तो तुम काम कर लो, पर अब तुम्हें घर इतने बजे ही आना है। फ्रीडम रोकते हैं उनकी, नहीं तुम अपने घर वालों के पास नहीं जा सकते। यू नो ऑल ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे से अच्छे सोसाइटी में भी हर जगह ये एग्जिस्ट करता है, एंड टैंट्रम्स, अननेसेसरी टैंट्रम्स जो एक विमेन को गो थ्रू करना पड़ता है एक रिलेशनशिप में, ना कि जस्ट एक पार्टनर से, बट उनके पार्टनर से एसोसिएटेड जो लोग होते हैं। ठीक है, क्या विमेन ज़्यादा फील करती है हर एक चीज़, या एक्चुअल में देयर इज एन अंडरलाइंग इशू इन आवर कंट्री? देखो, इशू दोनों साइड पे है, बट अगर बात करें मैरिजेस की, ऑफ कोर्स विमेन ज्यादा ये चीज फेस करती हैं। बाउंड्रीज आ गई कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है शादी के बाद। बट मैं ये बोलूंगी कि आप
लेट्स से एक आप अच्छी किसी बर्ड को गोल्डन केज में रख दो, आप उसको बेस्ट फूड दो, बर्ड हैप्पी नहीं होगी बिकॉज वो उड़ ही नहीं पा रही, उसको जहाँ पहुंचना है वो पहुंच नहीं पा रही, वो एंजॉय नहीं कर पा रही लाइफ को। सो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की जो कर रही है उसको करने दो, इसका मतलब ये भी नहीं है। बट जो हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं वो रखो, बट बंदे को बॉन्डेड ना फील हो वहां पे, कि मेरे को ऐसे रखा गया है कि मैं कुछ कर नहीं सकता अपना, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, लड़के को भी नहीं और लड़की को भी नहीं। और दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए इतना कि अगर लड़की जिम गई है तो वो बस जिम करके आ रही है, ये नहीं कि वहां पे किससे बात हुई क्या हुआ। कई लड़कियां होती हैं, आई गेट इट, बट लड़के को भी थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। या ये एक्चुअली काइंड ऑफ राइट, क्योंकि आई थिंक जब हम इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल कबीर सिंह हो गया, एनिमल हो गया, वहाँ पे एक जो ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स वुमेन वो इन द पास्ट दिखाया गया है कि ओवर पोजेसिव होना काफ़ी कूल है। तो क्या ये कूल है? ये हमारी सोसाइटी ना, उस हम जैसे आजकल जो डेट कर रहे हैं लोग, जो डेटिंग मार्केट में है, दे फील दिस, आजकल ना कोई किसी से इतना अटैच नहीं है, ठीक है, That's सब sad. हाँ, सब डिटैच्ड है, कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता। जो हम प्यार वो शाहरुख खान वाला देखते थे, पीपल डोंट फील इट नाउअडेज, ठीक है। सो उसकी ऑपोजिट साइड ये है कि लड़का बहुत पोजेसिव है, वो तुम्हारी केयर करता है, तो सीक्रेटली बिकॉज हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, हम क्रेव करते हैं वो पोजेसिवनेस, कि कोई हमें ऐसे बोल दे कि हाँ मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, आई कैन बीट एनीवन फॉर यू, सो वी क्रेव दैट, बट वो भी उसकी एक टॉक्सिक साइड है, ठीक है, सो विच इज नॉट कूल। सो हमें कोई ऐसा मैस्कुलिन मैन चाहिए हु कैन प्रोटेक्ट अस डेफिनेटली, बट वहां पे भी फ्रीडम हो थोड़ी लड़की के पास। थोड़ी क्या, आई थिंक पूरी होनी चाहिए। देखो मैरिज में दोनों तरफ से फ्रीडम तो कट ऑफ होती है, ठीक है, तो मैं बोलूँ दोनों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आई मीन बाय फ्रीडम व्हाट मतलब मैं डिफाइन करना चाहूंगी फ्रीडम, जैसे कि आपने कहा कि जज ना करे, लोग अपने करियर में आगे बढ़े, और कलेक्टिवली एज अ कपल ग्रो करे। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल, हाँ, बट लोग इतना उलझ जाते हैं कुछ छोटी छोटी फाइट्स में रोजमर्रा की जिंदगी में कि आगे बढ़ ही नहीं पाते, और आई थिंक एक ड्रीम्स की तरफ जो एक कपल का गोल होना चाहिए उसके बारे में वो डिस्कस ही नहीं कर पाते। या मेरे हिसाब से जब आप पार्टनर चूज कर रहे होते हो ना, यू नीड टू बी वेरी डिसर्निंग कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको ये रोज की फाइट्स चाहिए, ये चाहिए। कई लोगों को बहुत इनिशियली दिख जाता है कि हमारी बहुत फाइट होती है, हम साथ में भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। सो ये लोगों को कई बार फील हो जाता है, बट स्टिल दे गेट मैरिड, ठीक है। तो उस पॉइंट पे उन्हें समझ आना चाहिए कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो मेरे लिए बहुत एडिक्टिव हो चुका है, बट लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो आप जब भी अपना पार्टनर चूज कर रहे हो, ज्यादातर लोग इमोशनली चूज करते हैं, या कई लोग कंप्लीटली लॉजिकली चूज करते हैं, दोनों रॉन्ग। बट मैरिज में लोग इसलिए भी रहते हैं क्योंकि आई थिंक नंबर वन, बोथ साइड्स, उनको ये लगता है कि हम इस रिलेशनशिप को, अब हम इसमें आ गए हैं, इससे हटेंगे तो टैबू है। दूसरा, क्या हम इससे बेटर डिजर्व करते हैं? हमें लोगों के बीच रहने की आदत है, लोनलीनेस किसी को पसंद नहीं है। जो आता है, व्हाट कम्स आफ्टर अ ब्रेकअप और व्हाट कम्स आफ्टर अ लेट्स से डिवोर्स, वो जो एक लोनलीनेस होता है वो कई लोग गो थ्रू करना ही नहीं चाहते, राइट, एंड बिलीव करते हैं कि यार मुझे तो इससे बेटर मिलेगा नहीं, तो लेट्स जस्ट स्टे इन दिस मैरिज और रिलेशनशिप। आपको ना चूज करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। दोनों चीजें हार्ड है, लोनली रहना भी हार्ड है और एक टॉक्सिक मैरिज में रहना भी हार्ड है। सो आपको चूज करना है कि आप कौन सी पिल्स फॉलो करना चाहते हो। जिन लोगों में करेज होता है, जो लगता है कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा, तो ठीक है, आई विल बी बेटर ऑफ लोनली या अलोन, आई वोंट से लोनली बट अलोन, मैं अकेले रह लूंगी, बट मुझे इतनी टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं वो टॉक्सिक मैरिज में होते हैं, बट दे ट्राई टू मेक इट वर्क। कई बार वर्क करती है, कई बार नहीं करती है। सो उन्हें उस हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे कईयों के किड्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से देखते हैं कि अब बच्चे हैं, हमें अलग नहीं होना चाहिए, इनको हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। डू यू थिंक किड्स सेव लॉट ऑफ मैरिजेस? आई डोंट थिंक सो। जो आपकी मैरिज है उसको किड्स सेव नहीं कर सकते। वो तो एक, जैसे पहले बोल देते थे ना कि बच्चे हो जाएंगे तो
रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज वापस से वो इज जस्ट अ फेज। जब बेबी बॉर्न हुआ तो एक नया फेज आया, बट वो फेज थोड़े टाइम रहेगा ना, उसके बाद वापस से आप वहीं चले जाओगे कि वही सेम चीजें हो रही है जो पहले हो रही थी। बट अब एक आपके पास ये और चीज है कि अब बच्चा हो गया तो साथ में रहना जरूरी है। सो आई थिंक जब आप बहुत श्योर हो अपने पार्टनर को लेके, देन यू प्लान किड्स, देन यू थिंक अबाउट थिंग्स। जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी अलग होती है और क्या वो एक बेस्ट पार्टनर बनते हैं? जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज फर्स्ट बॉर्न है तो उस टाइम पे पेरेंट्स पहली बार बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा एंग्शियस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। तो बच्चा इस इन्वायरमेंट में जब होता है, रेज हो रहा होता है, तो वो ऐसा बनता है जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, जो शुरू से ही सोचता है कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है। इन्वायरमेंट इतना कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिव है कि वो कुछ कर रहा है लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन बन गया, हाई अचीवर बनते हैं ऐसे लोग, नेचुरल लीडर्स होते हैं। सो इनकी पर्सनालिटी बाकियों से डिफरेंट इसीलिए ही है कि बिकॉज इन्हें इस तरीके से रेज किया जाता है। एंड स्पेशली हमारे इंडिया में फर्स्ट जब बच्चा पैदा होता है उसको ये सोचते हैं ना कि ये आगे हाथ बटाएगा अपने फादर का, बेटा होता है चाहे बेटी होती है, कि ये घर का ध्यान रखेगा, ये तो बड़ा बच्चा है। सो उनके ऊपर एडिड प्रेशर होता है कि मैं तो बड़ा हूं भाई, मुझे ध्यान रखना है। और ऐसे जो लोग होते हैं रिलेशनशिप्स में बहुत ही हाई फंक्शनिंग होते हैं, मतलब दे डू अ लॉट फॉर यू। ये थक जाते हैं पूरी लाइफ करते करते, रिलेशनशिप में भी गिवर होते हैं, बट क्रेव करते हैं कि इनका पार्टनर फाइनली ऐसा हो कि जिसके साथ ये रिसीव भी कर पाए, वो भी एक गिवर हो, तभी इन दोनों की अच्छी बन पाएगी। तो फिर मिडिल चाइल्ड और यंगर चाइल्ड, इनमें क्या डिफरेंस आता है फिर? मुझे ऐसा लगता है जो मिडिल चाइल्ड है उसका सबकॉन्शियसली ये एक्सपीरियंस होता है कि जो बड़ा बच्चा है, फर्स्ट बॉर्न है, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है उसकी अचीवमेंट की वजह से, उसके डिसिप्लिन की वजह से। जो यंगर वन है वो क्यूट है, वो उसकी पर्सनालिटी वैसी है, तो उसको अटेंशन मिल रही है। सो बहुत बार जो मिडिल चाइल्ड होता है वो अनसीन फील करता है कि मेरे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उतना। सो ये किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, ये सोशली बहुत स्किल्ड बन जाते हैं। अच्छा। अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वैलिडेशन पे उतना रिलाई नहीं करते। सो सोशली स्किल बनते हैं, घर में एक डिप्लोमैट की तरह काम करते हैं, जैसे छोटे और बड़े की लड़ाई हुई तो ये सॉल्व करेंगे, मम्मी पापा को कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये सॉल्व करेंगे, बिकॉज इन्हें लोगों को रीड करना बहुत अच्छे से आ जाता है। राइट। जो यंगेस्ट वन होता है उसकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट होती है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब बच्चे घर में दो और हैं बड़े, ठीक है, तो उन्हें दिखता है यार मैं मम्मी पापा का जो वैलिडेशन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या अचीवमेंट्स के थ्रू अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बड़े भाई ज्यादा अचीव कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाते हैं, क्वर्की, एक्सप्रेसिव, करिज्मेटिक। सो वो इस टाइप से अपने वैलिडेशन लेते हैं अपने पेरेंट्स की। बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि जो यंगेस्ट वन होता है वो अपनी पर्सनालिटी पे ज्यादा काम करता है और बहुत प्रोटेक्टेड होता है घर में, हर कोई बोलता है ये छोटा है इसको कुछ मत बोलो। सो उनके साथ कई बार ये हो जाता है कि वो उतने डिसिप्लिन नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है सब ध्यान रख रहे हैं, तो कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले कर देते हैं। सो क्या द फर्स्ट बॉर्न जो होते हैं वो ज्यादा अचीव करते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ है? देखो अचीव कोई भी कर सकता है, बट अगर हम सिर्फ बर्थ ऑर्डर की बात करें तो आंसर इज यस, बिकॉज वो हाई परफॉर्मिंग होते हैं। उनको जब दिख जाता है कि पहले मैं सेंटर ऑफ अटेंशन था जब मैं फर्स्ट सिंगल चाइल्ड था, उसके बाद जब बाकी बच्चे आ गए मुझे उतनी अटेंशन नहीं मिल रही, तो वो इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि भाई मुझे हमेशा अचीव करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे पोस्ट पे जाना है, अच्छी जॉब चाहिए, तभी वो वैलिडेशन, वो अप्रूवल मिलेगा। और ये चीज सबकॉन्शियसली होती है, ऐसा नहीं है वो सोच के करते हैं कि मुझे ऐसा करना है। इट हैपेंस वेरी सबकॉन्शियसली। मेक सेंस। तो मतलब मैं यंगर वन हूँ अपने फैमिली में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यस, मैं भी जब देखती हूँ अपनी एल्डर सिस्टर को तो आई डू फील दैट शी इज, वो डेफिनेटली शी इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल वन। वाओ, मेक सेंस। एंड यू आर मोर करिज्मेटिक। I don't know, you can tell. yes, definitely. या वेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन दी एंड सबको झेलना पड़ता है, चाहे वो एल्डर वन हो या यंगर वन हो। लाइफ आपके ऊपर थ्रो करती है चीज़ें, तो वो आप वैसे ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, मुझे लगता है। बट नहीं, आई विल अग्री टू इट विद पर्सनल एक्सपीरियंस कि हाँ, आई थिंक जो ओल्डर वंस होते हैं वो उनका एक अलग सिंसियरिटी होता है। या राइट,
क्योंकि छोटे को हमेशा एंड तक, छोटा जितना भी बड़ा हो जाए उसको ये मिलता है, ये छोटा है, ये मिलता रहता है एंड तक। पर मुझे ऐसा लगता है कि इन द पास्ट एक टॉक्सिक प्रेशर रहा हुआ है जो मिलेनियल्स और जेंजी डेफिनेटली का है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, आई थिंक उनमें एक ये फीलिंग रहती है कि अम, करना है, कुछ करके दिखाना है, हाँ पेरेंट्स ने बोला है, हाँ, वो ऑल ऑफ ज्यादा दैट स्टफ। सीरियस और टेरिफाइड रहते हैं। आई अग्री। पता है क्यों? जैसे इसको ना ऐसे हम समझते हैं कि कई बार ना प्रेशर में हम वो चीजें कर देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर देते हैं जो शायद बिना प्रेशर के हम नहीं करते। प्रेशर में हम कई बार ज्यादा अचीव कर लेते हैं, हाँ बट वो हर टाइम पे जरूरी नहीं है कि प्रेशर ही क्रिएट करके हमें वो चीज करनी है। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर हम जंगल में है, मेरे हाँ। पीछे शेर भाग रहा है, तो मैं मैक्सिमम स्पीड में भागूंगी। बट अगर हमेशा शेर पीछे भागता रहेगा तो मेरा क्या होगा? आई विल बर्न आउट। हाँ ठीक है, तो मैं मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच सकती हूँ जब मेरे पीछे शेर भाग रहा है। सो पेरेंट्स ने प्रेशर क्रिएट किया, मैं मैक्सिमम अचीव कर सकती हूँ, मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ आउटपुट। बट अगर वो हमेशा ही प्रेशर है, आई विल बर्न आउट। सिंगल चाइल्ड का क्या होता है फिर माइंडसेट? सिंगल चाइल्ड में ये होता है कि क्योंकि पेरेंट्स बहुत हेविली उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, तो बच्चा जो होता है उसको पता चल जाता है कि मेरे को डिसिप्लिन रहना है। बच्चा एम्बिशियस बनता है एंड उसको पता होता है कि मेरी हाई एक्सपेक्टेशन, उनकी जो पेरेंट्स है उसकी हाई एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, सो उसको सक्सीड होना है किसी भी हालत में। सो कई बार ऐसा बच्चा जो होता है ना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा, कोई और सिबलिंग नहीं है तो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बाकी एडल्ट्स के साथ, सो वो कई बार एज से पहले मेच्योर भी हो जाता है। तो वो इतना अपना चाइल्डहुड नहीं जीता क्योंकि हमेशा उसके अराउंड एडल्ट्स भी हैं, बट उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, आर्टिकुलेट बन जाता है, बात करनी अच्छे से आ जाती है, विच इज अ गुड पॉइंट। वेल, सिंगल चाइल्ड का मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, दे आर वेरी, आई ऑल्सो फील कि वो लोग बहुत क्लोज होते हैं अपने पेरेंट्स से। आई मीन Yeah. एक अलग क्लोजनेस दिखती है पेरेंट्स के साथ। इज इट बिकॉज कि उनको एक सिबलिंग नहीं मिला टू बॉन्ड विथ? यस, आई अग्री। वो स्पेशल जो बॉन्डिंग होती है वो इसलिए ही होती है कि जैसे अगर किसी का सिबलिंग है तो वो उनसे लड़ाई कर ली, उनसे बात कर ली, सीक्रेट्स शेयर कर लिए, बट कोई है नहीं तो वो सिबलिंग जो पेरेंट है वही सिबलिंग भी है। हाँ सो वो साथ का भी है, वही बड़ा भी है, तो उन्हीं के साथ ज्यादा बॉन्डिंग होती है क्योंकि कोई और है नहीं। क्या ये जो कंसेप्ट चलता है हमारे इंडिया में कि भाई बुढ़ापे में 2 बच्चे तो होने चाहिए, एक गया बाहर घूमने तो दूसरा तो आएगा मेरे पास? Oh God, I'm not gonna comment on that. But मैं अगर अपना personally बोलूँ, I feel you should have more than one kid. This is my personal opinion. Okay. ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है it's healthy for the child। अगर उसके पास कोई sibling है तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, कोई है दोस्त साथ में जिसके साथ आप बॉन्ड कर सकते हो। और पेरेंट्स के लिए भी है कि ठीक है, we have 2 kids, अगर ये कुछ कर रहा है दूसरा कुछ कर रहा है। ओके नहीं, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। मैं अपने पॉडकास्ट में पूछती हूँ लोगों से, मैंने इन द पास्ट मेरे यहाँ पे आए हैं कुछ विमेन, तो मैंने उनकी राय ली है। हाँ। और अभी तक अगर मैं स्कोर बताऊँ तो 2 किड्स के टिक्स ज्यादा चल रहे हैं। I would say 4 if you can. Please stop. I mean, I love kids. That's why I'm saying depends on you totally. Get married first. Obviously. सुरभि, आप अपने डे टू डे लाइफ में लोग आपके पास आते हैं, दे टेक कंसल्टेशंस, तो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न आप रोज नोटिस कर रहे हैं या इतने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? एक पैटर्न जो आप नोटिस कर रहे हैं, जो एक मुद्दा है, वो उसके बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है, वो कौन सी है? लोग ना अपने पेरेंट्स ने, उन्होंने जो भी किया उनके पेरेंट्स ने बचपन में, उसका ट्रॉमा अभी भी कैरी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स ने बोल दिया वही सच है। जैसे कि मेरी थेरेपी में देयर वाज अ गर्ल, वो मेरे पास आई, शी इज़ अ हाई अचीवर, ब्यूटीफुल लुकिंग वुमन, एंड वो मुझे बोल रही है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मुझे कोई लाइक नहीं करता। आई वॉज लाइक कि क्यों ऐसा आपको लगता है, कि ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है? आई कैन सी दैट ब्यूटीफुल हेयर, ब्यूटीफुल बॉडी एंड ब्यूटीफुल फेस। देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट हर चाइल्डहुड। सो इट वॉज हर मदर जो उनको बचपन में कंपेयर करती थी उनकी सिस्टर के साथ। सो सिस्टर ये कर रही है, सिस्टर वो कर रही है, वो कितनी अच्छी है, उसका ये है वो है। सो ऑल्दो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके दिमाग में अभी भी ये है कि मैं अपनी सिस्टर जैसी नहीं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ब्यूटीफुल। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हर जो आपके मम्मी पापा हैं
उन्होंने भी जितना हो सकता था अपने हिसाब से किया, बट उन्हें भी प्रॉपरली नहीं पता था कि कैसे पेरेंटिंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है जो वो बोल रहे थे वो सच है। आपको उन चीजों को अपने दिमाग से निकालना है। यू हैव टू मूव पास्ट योर ट्रॉमा नाउ। सो मैंने ये चीजें बहुत लड़कियों में देखी हैं, ब्यूटीफुल वुमेन, बट उनकी सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है। किसी ने उन्हें चीट कर लिया तो वो क्वेश्चन कर रही होती है, हमारे में क्या कमी है, मेरे में ये ठीक नहीं है, मेरे में वो ठीक नहीं है, अपनी कमी निकाल रही होती है। अगर बचपन में पापा प्यार नहीं करते थे तो पापा ने इसलिए प्यार नहीं किया बिकॉज मैं ऐसी नहीं थी या वैसी नहीं थी। बच्चा क्या करता है, कुछ भी गलती हुई वो सोचता है कि मैंने शायद कुछ किया। जैसे किसी घर में अगर मम्मी आके चिल्लाई या पापा आके चिल्लाए, बच्चा चुप हो जाता है ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। तो ये पैटर्न कई बार बड़े होके भी रिपीट होता रहता है। सो हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है, और ये बहुत ज्यादा मुझे लोगों में दिखता है। लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ही एडिक्टिव होता है। आपने टर्म सुनी होगी, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपका पार्टनर आपसे नाराज हुआ, आप सोच रहे हो कि ये नाराज क्यों है, फिर वो ठीक हो गया एकदम से, फिर उसने बहुत प्यार किया, फिर वो किसी बात पे नाराज हो गया, फिर कोई फाइट हुई, फिर वो उदास हो गया। सो ये अप एंड डाउन की जो साइकिल चलती रहती है, ये हाइज एंड लोज जो चलते रहते हैं, ये लोगों के लिए बहुत एडिक्टिव बन जाते हैं कि अच्छा अब गुस्सा है बट थोड़ी देर बाद प्यार करेगा। तो ये जो एडिक्शन होती है लोगों को, इसकी वजह से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं छोड़ पाते। उन्हें पता होता है कि लड़ाई करता है बट उन्हें लगता है प्यार भी तो करता है। सो वो समझ ही नहीं पाते कि किस चीज को देखें और किस चीज को ना देखें। तो जो लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि आप इस एडिक्शन में फंसे हुए हो, सो इसको दूर से एनालाइज करो कि कोई और अगर इस सिचुएशन में होगा तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे। अपने आप को वो एडवाइस दो एंड फॉलो दैट। अगर जैसे हम ना किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हम उसको बहुत पास से देखते हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, तो हम कई बार सही एडवाइस अपने आप को नहीं दे पाते। बट अगर मैं दूर से उस सिचुएशन को देखूं, मैं ये सोचूं अगर मेरी बेटी ऐसे रिलेशनशिप में होती तो मैं क्या करती, क्या एडवाइस देती, देन मैं सही एडवाइस दे सकती हूँ अपने आप को। हाँ, एक और बात जो मुझे लगती है कई बार सेल्फ वर्थ से रिलेटेड, कि जो विमेन को फील होता है, या इनफैक्ट इवन मेन को, आई डोंट नो मेन का कितना है ट्रू, पर आप जैसे किसी एक पार्टी में हो और वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, सडनली 2 लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपने कुछ बीच में बोला, उन्होंने आपको एक लुक से देखा, तो आपको सडनली आपका भी कॉन्फिडेंस वहाँ पे ड्रॉप होने लगता है और आपको लगता है यार मैं ये पार्टी छोड़ के भाग जाऊँ। बट जिनके साथ होता है और जो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज को पिकअप करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी को, वो हम कैसे डील कर सकते हैं? बिकॉज आप अपनी सोशल लाइफ तो बंद नहीं करना चाहोगे, आई एम श्योर यूड वांट टू गो आउट देयर अगर आप किसी पार्टी पे गए हो तो। ठीक है, इसको हम डिफरेंट वेज में टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। पहला, अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो इसलिए आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, सो कुछ ऐसा बोलो जिससे कॉन्वर्सेशन में वैल्यू ऐड हो। कुछ ये नहीं कि बस घुसने के लिए कुछ बोलना है, अदरवाइज यू विल गेट इग्नोर्ड। ठीक है, सो कुछ वैल्यूएबल बोलो। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सो टेल देम एक्सक्यूज मी, मैं अभी ड्रिंक्स लेके आती हूँ। यू एक्सक्यूज योरसेल्फ, यू गो समवेयर एल्स, यू टॉक टू अदर पीपल। वही नहीं है कि आप उनको देखते रहो और वो बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, सो पहले कुछ वैल्यूएबल दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो दोनों ज्यादा एंगेज्ड हैं, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सक्यूज योरसेल्फ। और उन दोनों की साइड से मैं ये बोलूंगी कि अगर कभी भी किसी को ऐसा लगता है कि तीसरा पर्सन है और आप किसी से ज्यादा बात कर रहे हो, ट्राई टू इंक्लूड देम इन सम वे और द अदर। हाँ, आप उनकी तरफ आई कॉन्टैक्ट कर लो, कोई जेस्चर से उनको इंक्लूड कर दो उसमें। बिकॉज ये कुछ लोगों का बचपन से होता है इशू। आई थिंक ये एक किसी पार्टी की बात नहीं होती है। ऑल्सो आई फील कि ये बचपन से लोगों के साथ चल रहा होता है कि वो कहीं पे गए और उनको अपना एक सेल्फ वर्थ, आई थिंक एक बचपन से ही। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जैसे अगर कोई बच्चा है जिसकी सेल्फ वर्थ शुरू से लो रही है, वो इस सिचुएशन में है कि 3 लोग हैं, बात नहीं कर रहा उससे कोई, वो ये सोचेगा कि नोबडी लाइक्स मी, कि मेरे को इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो नेगेटिव होके चला जाएगा वहां से। बट अगर किसी की सेल्फ वर्थ हाई है, दिल भी लाइक ये पुराने फ्रेंड्स है, मैं तो इनसे अभी मिली हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, इनको बात करने देते हैं, हम दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं। हाँ, सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। हाँ, सो आप हर सिचुएशन को 2 तरीके से देख सकते हो, तो व्हाई नॉट लुक इट फ्रॉम अ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे केसेस में इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, आई थिंक हर इंसान को इनर वर्क करना चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं हमारा कोई ट्रॉमा नहीं रहा, हम क्यों इनर वर्क करें।
अरे ट्रॉमा ऐसे नहीं होता कि आपके साथ कुछ बड़ा होगा, कि किसी ने कुछ कर दिया तो वो ट्रॉमा है। बचपन से हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा दिल पे लगाते हैं, उसको हम माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं, कि पेरेंट्स ने तेज आवाज में कुछ बोल दिया, या कभी कुछ बात बुरी लग गई, कोई हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई, वो बहुत बड़ी सिचुएशन नहीं होगी, बट वो अगर आप पे एक इम्पैक्ट डाल रही है, यू नीड टू हील दैट। सो कुछ बड़ा होने की जरूरी नहीं है इनर वर्क करने के लिए। आप जो भी करते हो आप इनर वर्क कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को बेटर समझो, आप अपने कार्मिक जो पैटर्न्स हैं उनसे अपने आप को रिलीज कर पाओ। टॉकिंग अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, वो एक चीज को बहुत ही अलग तरीके से और अलग नजरिए से देखते हैं साइकोलॉजिकली, ऐसा क्यों? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि किस बारे में बात कर रहे हो आप? एग्जाम्पल जैसे कि जब वो एक पार्टनर चूज करते हैं तो वो उसको भी अलग तरीके से देखते हैं। राइट। जो लड़कियां होती हैं, हम इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, वी लुक फॉर सेफ्टी, ठीक है। और जो लड़के होते हैं, दे फोकस ऑन ब्यूटी, दे फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज, एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। सो वो जो लड़के होते हैं वो मार्कर देख रहे होते हैं फर्टिलिटी के, ब्यूटी के, सबकॉन्शियसली। कोई लड़का ये नहीं सोचता ओ शी लुक्स फर्टाइल ऐसे नहीं सोचता, बट उसका क्लियर स्किन की वजह से, वेस्ट टू हिप रेशियो की वजह से, ही थिंक्स दैट शी इज वेरी गुड लुकिंग, शी इज ब्यूटिफुल, आई शुड परस्यू हर, ठीक है। ऐसे ही लड़की दिमाग में ये नहीं सोचती अच्छा ये इतने पैसे कमाता है, आई मीन कई लड़कियां सोचती हैं बट हम किससे अट्रैक्ट होते हैं? इफ द गाय इज वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, और लोगों से जब वो बात कर रहा है, लोग उसकी बात सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है वाओ, ये ऐसा बंदा है जिसपे मैं रिलाई कर सकती हूँ। सो इसके साथ मैं अपनी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मुझे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, ये कॉम्पिटेंट है, ये कॉन्फिडेंट है। बहुत बार क्योंकि लोगों को अब ये चीज समझ आ गई है, जैसे लड़के बोलते हैं लड़कियां फिल्टर्स लगाती हैं, मेकअप करती हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने फर्टिलिटी मार्कर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे ही लड़के कई बार ज्यादा कॉम्पिटेंट फेक तरीके से दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कई लड़के बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं, वो एक्चुअल में फेक कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस को और कॉम्पिटेंस को, कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। अपने दोस्त की गाड़ी के साथ फोटो डाल रहे होते हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर फेकिंग कॉम्पिटेंस। राइट। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि विमेन मेकअप अपने लिए करती हैं। हाँ, मैं आई मीन यस, ऑफ कोर्स, हम ये सोच के नहीं करते कि लड़के के लिए करना है, बट लड़कों का ये वो होता है कि हाँ ये इसलिए मेकअप किया या बट हम जैसे जिस तरीके से यू नो द वे वी ड्रेस आवरसेल्व्स, या हम जो ब्लू येलो आई शैडो लगा रहे हैं लेट्स से, हम कभी दिमाग में सोचते हैं लड़का ये लाइक करेगा? नेवर, क्योंकि हमें पता होता है कि उनकी चॉइस ये नहीं होगी। सो ट्रू, सो ट्रू। वो मोस्टली होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपने ये चीज नोटिस की होगी, कोई लड़का कॉम्प्लीमेंट देता है, वी आर लाइक ओके लड़के तो कॉम्प्लीमेंट देते ही हैं, बट जब लड़की कॉम्प्लीमेंट देती है इट जस्ट फील्स हेयर। ओह माय गॉड, इट्स सो ट्रू, इट्स सो ट्रू। लगता है कितना जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है, आज मैं एक्चुअल में अच्छी लग रही हूँ। आई नो लाइक एक शॉर्ट स्टोरी मैं भी बताना चाहूँगी। मैं एक पार्टी में थी एंड सडनली देयर इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल गर्ल हरसेल्फ, वो भी बहुत अच्छी है एंड मतलब intellectually smart, pretty from every aspect in her life, and suddenly उसने मुझे बोला कि अरे तुम्हारे आर्म्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं? मैंने बस उसको देखा and I was like oh my god, I was like having butterflies in my stomach because you know उसके बाद रात बहुत अच्छी गई होगी I'm sure. I was feeling good कि you know okay maybe एक acknowledgement आपको जब एक fellow women से मिलती है तो ऐसा लगता है कि you know you're actually doing the right thing. लड़कों से कॉम्प्लीमेंट ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये तो बोल रहा होगा, मीन करता है नहीं करता है क्या पता, ये भी एक बात होती है। I agree. सेम चीज पता है मेरे साथ जिम में होती है। अगर कोई मेरे को लड़का बोल रहा है लाइक यू लुक वेरी फिट, आई एम लाइक ओके ठीक है, बट अगर लड़की बोल रही है आई लव योर लेग्स, आई एम लाइक वाओ एक्चुअली में मेरे लेग्स शेप में आ रहे हैं। हाँ, सो इट फील्स गुड, हिट्स डिफरेंट। या कंप्लीटली एग्री। या एक चीज जो मेन को समझना चाहिए विमेन के बारे में और विमेन को समझना चाहिए मेन के बारे में, लड़कियां चाहती हैं कि आप उन्हें सुनो, उन्हें समझो। लड़कों को ना जब हम बात कर रहे होते हैं उन्हें एक पॉइंट के बाद हमारी बातें बैकग्राउंड नॉइज लगती है, ठीक है, बट लड़कियां ये चाहती हैं कि अगर मैं किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, कोई चीज मुझे बॉदर कर रही है, जस्ट लिसन टू मी, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स,
जस्ट लिसन। सो आई थिंक लड़कों को ये समझना चाहिए कि हम लड़कियां थोड़े से लड़कों से डिफरेंट है, हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड लड़के ये चाहते हैं कि सोल्यूशन जो है उस चीज पे बात की जाए। सो लड़कियों को ये समझना चाहिए कि अगर वो पूछ रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ट्राई टू गिव हिम द सोल्यूशन। सो दोनों को मिडल में मिलना पड़ेगा। But what if the man doesn't even want to know the solution? उसको नहीं सुनना solution अपने partner से। Then you know the relationship is not healthy. Then जब उसके अपने partner जो उसको बता रही है वो उसको सुनना ही नहीं है, how can you know it work then? Yeah, makes sense. Yeah. Coldplay concert में आपको भी पता है एक बहुत वायरल हो गया था रील जहाँ पे there was a couple caught in extramarital affair. So अभी हाल फिलहाल में ओपरा विनफ्री ने जो विमेन है उनसे इंटरव्यू लिया और वहाँ पे वो बहुत कैंडिडली बोल रही है, अपनी सारी बातें बता रही है कि कैसे वो फंस गए और कैसे एज अ वुमेन उसको ज़्यादा झेलना पड़ा। एंड क्या हमारे सोसाइटी में, मैं हमेशा बात करती हूँ इन इंडिया विमेन गोइंग थ्रू ब्ला ब्ला ब्ला, बट वहाँ भी जो एक विमेन के थ्रू विमेन को जो ज़्यादा झेलना पड़ रहा है इसका, शी इज़ द वन हु इज़ बीइंग जज्ड मोर। तो ऐसे क्यों होता है? जो लड़कियां होती हैं उनको इस एरिया में अलग तरीके से जज इसलिए किया जाता है बिकॉज लड़कियां ज्यादा सिलेक्टिवली अपना मेट चूज करती हैं। और जब वो सिलेक्टिव नहीं हो रही है, शी इज चूजिंग अ मैरिड मैन, तो वो उस पे ज्यादा देखा जाता है कि शी इज नॉट इन्वेस्टिंग हर टाइम वाइजली, वो उसका ऑलरेडी शादी हो चुकी है। हाँ। ठीक है, तो ये लड़का भी जो कर रहा है वो भी गलत है, लड़की जो कर रही है वो भी गलत है। बट लड़की को शुरू से इन चीजों के लिए हार्शली जज किया जाता है बिकॉज कि वो किस तरीके से अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करती है। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, एक लड़की का अटेंशन लेना, लेट्स से एक लड़की, आप बाहर जाके बोला मुझे किसी की लड़के के साथ डेट पे जाना है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो ऑन अ डेट। बट अगर कोई लड़का यहाँ से उठ के जाके बाहर बोले मुझे डेट पे जाना है, उसको डेट नहीं मिलेगी इजीली, राइट? सो दोनों में डिफरेंस है। लड़की की इनहेरेंट वैल्यू है, वो किसी से भी बात कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट अगर वो अपना एक्सेस नहीं देती है दैट मीन्स शी इज मोर वैल्यूएबल। बट अगर वो एक मैरिड मैन को अपना एक्सेस दे रही है तो उसकी वैल्यू डाउन जाती है। So, wow, that's a very nice way to look at it, I think. आपने जैसे समझाया, एक लेमन वर्ड्स में अगर बोलेंगे कि अरे यार ये तो विमेन को ज़्यादा जज कर रहे हैं, पर आपने जैसे ये बताया कि विमेन की वैल्यू डाउन होती है, एक्सेसिबल होते हैं ज़्यादा, तो ये पर्सपेक्टिव से कोई जल्दी देखता नहीं है। हाँ, राइट। So that's a way of explaining, because आप जिस तरीके से डील करते हैं एवरीडे बेसिस में, आप एक नॉन बायस्ड, एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखना, सीन को, सिनेरियो को समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज। बिकॉज इट्स वेरी इजी बीइंग अ वुमन, इट्स वेरी इजी टू से कि लड़की को सिंपैथी मिले, ठीक है, लड़की को थोड़ा सा वो मिले, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ तो मैं कई बार बायस, मुझे दिख रहा होता है कि मैं हो रही हूँ, देन आई करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट मुझे न्यूट्रल रहना जरूरी है, ठीक है, तभी मैं अच्छा ओपिनियन दे पाऊंगी किसी को। बट बीइंग अ वुमन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इमीडिएटली सॉल्व होना चाहिए या नहीं, मुझे पता है बीइंग अ गर्ल आई एम लिटिल बायस्ड देयर, ठीक है, बट मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं किस तरफ जा रही हूँ। इज इट बिकॉज ऑफ माई instincts or I'm thinking logically about it? पर अगर आर्ग्यूमेंट की भी बात करें तो इमीडिएटली सॉल्व वैसे होता भी कैसे है? बिकॉज आई बिलीव इवन विमेन नीड टू प्रोसेस देयर इमोशंस। आई मीन अभी झगड़ा किया और अभी आप गुस्से में थे, थोड़ा हीटेड थे, और सडनली वो स्विच तो नहीं होता किसी के पास कि कूल डाउन हो जाए। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे अगर मेरी लेट्स से आपसे फाइट होती है, आई विल बी ऑन दिस स्पेस, मेरी वॉल्यूम भी इतनी रहेगी, मैं ऐसे ही बात करूंगी। सो हम ऐसे आर्ग्यूमेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेरी वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मैं गलत वर्ड्स यूज कर रही हूँ, देन हम नहीं सॉल्व कर सकते उस टाइम पे, देन वी बोथ नीड टू कूल डाउन, राइट? बट सो अगर हम फाइट भी अच्छे से कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ जो कपल्स थेरेपी में आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आपको फाइट अच्छे से करना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप फाइट ही नहीं करनी है, क्योंकि फाइट तो होगी, दैट्स फॉर श्योर, बट आपको अच्छे से फाइट करना आना चाहिए। जैसे अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं सेम टोन में मैं बोलूंगी ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दिस, और मे बी वी नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर आप इस टोन में बोलते हो ना, सामने वाला रिसेप्टिव होता है। अगर मैं ये बोलूंगी तूने ऐसा किया, दिस एंड दैट, सामने वाला रिसेप्टिव नहीं होगा। इरिटेशन जो होती है, आप बहुत ड्रिवन होते हो, और अगर आप
कोई काम चल रहा है और अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बी इट इन योर करियर, बी इट इन अ रिलेशनशिप, तो आप इरिटेट होके कुछ जवाब देते हैं, तो वो कंट्रोल कैसे एक इंसान कर सकता है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप सुपर चार्ज्ड फील करो कि मुझे कुछ कहना है, जस्ट गो ऑन योर बेड एंड लाई फॉर 5 मिनट्स। बेड पे जाके लेट जाओ 5 मिनट के लिए, कूल योर सेल्फ डाउन, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो, देन यू डू द थिंग दैट यू वांट टू डू। अपने पार्टनर से बात करनी है, कोई ईमेल करना है, कुछ भी करना है, पहले अपने आप को काम डाउन करो। और उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, जैसे बेड पे जाके 5 मिनट लेट सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, यू कैन डू रिवर्स काउंटिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू जर्नलिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप रेगुलेट करते हो अपने नर्वस सिस्टम को। यू कैन लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, सो ये सारी चीज़ें ट्राई करो। आई डू दिस थिंग जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि काम की वजह से आई एम थिंकिंग टू मच, आई जस्ट गो आउट फॉर हॉर्स राइडिंग मे बी। तो हॉर्स पे जब मैं बैठती हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कि मैं किस बारे में स्ट्रेस्ड आउट थी। मतलब यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। तभी मैं सबको बोलती हूँ कि यू नीड टू हैव अ हॉबी। हॉबी को लोग अनप्रोडक्टिव समझते हैं, एंड हॉबीज बहुत सारी अनप्रोडक्टिव होती हैं, दे आर यूजलेस। अब हॉर्स राइडिंग का क्या यूज है रियल लाइफ में? मुझे कुछ नहीं करना हॉर्स से, है ना? वो बस मैं वहीं पे जाके कर सकती हूँ और कोई यूज नहीं है। बट उससे होता यह है कि वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पे कोई जज नहीं कर रहा। सो आई हैव द रूम टू बी इम्परफेक्ट, आई कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। वहां पे मुझे कोई गोल नहीं है मेरा, आई कैन जस्ट एंजॉय। थैंक यू सो मच सुरभि, आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कुछ पॉइंटर्स और मार्कर्स जिसके बारे में आई थिंक विमेन, मेन सबको पता होना चाहिए एक दूसरे के नेचर के बारे में, कुछ इनहेरेंट चीज़ें जो लोग चाइल्डहुड से कैरी करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में वो कैसे उसी चीज़ को ढूंढते हैं या उससे एकदम स्टार्क ऑपोजिट देखते हैं। सो वेरी इंसाइटफुल. Thank you so much for your time. Thank you. I love this conversation and hope to see you soon again. Yes, of course.